हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में अमीटर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले आई थिंक आप लोगों को अमीटर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये है कि मैंने अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे फिर हम रेलवे की बात करें या फिर एसएससी जेई की बात करें या फिर यूपीपीसीएल टाइप के जो भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, वहां पर मैंने देखा है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। आप लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग का जो थिंकिंग होता है या प्रिपरेशन करने का तरीका होता है, वो क्या करते हैं, इससे जो संबंधित क्वेश्चन है उनको याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप मेरा ये वीडियो अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। मेरा बताने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि आपको एक थ्योरी भी यहाँ इसकी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी और इससे जितने भी क्वेश्चंस चाहे जो एग्जाम हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूंगा और ऐसे आपको बता दूंगा कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आपको कभी भी चीजें रट्टा नहीं माननी पड़ेंगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इवन आज के इस वीडियो में मैं अमीटर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद वोल्ट मीटर के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अमीटर के ऊपर। तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि अमीटर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर बता देता हूं कि अमीटर क्या है कि एक हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब वैद्युत मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वैद्युत मापक यंत्र नाम से क्लियर है कि भाई इससे क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिकल राशियां होती हैं, उनका मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। अब अमीटर का यूज हम स्पेशली किसके लिए करते हैं, अमीटर का यूज हम लोग करते हैं करंट को मेजरमेंट करने के लिए। तो अमीटर का बेसिक काम आपको समझ में आ गया होगा कि अमीटर का यूज करते हैं, चाहे फिर वो एसी करंट हो या फिर डीसी करंट हो। अगर हमें इनको मापना है, इनका मेजरमेंट करना है कि कितने एम्पियर की करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रही है, तो उसको हम लोग अमीटर की सहायता से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। तो अमीटर जो होते हैं बेसिकली, मैं यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं जाऊंगा। वैसे मैं आपको बताऊं तो अमीटर जो होते हैं बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे जो अमीटर कैटेगरी है, एक होता है हमारा MI टाइप, इसको बोलते हैं मूविंग आयरन। क्या बोलते हैं, मूविंग आयरन टाइप। दूसरा होता है MC टाइप, इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल। और तीसरा होता है इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप, इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप। ठीक, तो तीन टाइप के हमारे पास जो अमीटर्स होते हैं, ये इसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, MI टाइप, MC टाइप और इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप। अगर मैं MI और MC इन दोनों में आपसे डिफरेंस आपको बताऊं, तो जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं या MI टाइप जो अमीटर होता है, कह सकते हैं वो AC और DC दोनों करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो MC होता है, मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सिर्फ DC के लिए यूज किया जाता है, AC के लिए यूज नहीं किया जाता है। ऐसे एक और कैटेगरी होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप के नाम से जानते हैं। ये इसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन जब हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे तरीके से समझेंगे कि भाई इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इनको कैसे बनाया जाता है और क्यों ये आखिर DC या फिर AC और DC दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि MI और MC टाइप का जो अमीटर होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि MC मूविंग कॉइल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सिर्फ DC के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे वो अमीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट हो। और जो MI होता है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो AC और DC दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलता है मैक्सिमम एग्जाम्स में। तो ये तो हो गई बात अमीटर की। अब अमीटर का क्या होता है, अमीटर का यूज करते हैं करंट को मेजरमेंट करने के लिए, फिर चाहे वो AC करंट हो या फिर DC करंट हो। अब करंट कहां फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट। भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहां पे सोर्सेस और एलिमेंट का कनेक्शन होता है। सोर्सेस क्या होते हैं, या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर करंट सोर्स हो सकता है। एलिमेंट्स में क्या हो सकता है, भाई रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है या फिर इंडक्टर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, अमीटर का काम एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा सर्किट आपके सामने यहाँ पे बना रखा है। हम लोग बहुत बेसिक से समझेंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज यहां से मिलने वाली है।
ठीक, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट मैंने ड्रॉ किया है। इस सर्किट में क्या है कि 15 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, ये बैटरी है, और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसमें करंट कैलकुलेट करना है। देखो हम दो तरीके से करंट निकाल सकते हैं। एक जो हमने नियम पढ़े हैं, कौन कौन से नियम पढ़े हैं भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल अगर सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने कई सारे नियम पढ़े हैं। कौन कौन से? ओम्स लॉ पढ़ा है, ठीक है, और क्या पढ़ा है? केवीएल पढ़ा है, केसीएल पढ़ा है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा है, या फिर करंट डिवीजन रूल पढ़ा है। अगर ये नियम्स आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस और कई सारी प्रॉब्लम्स बना रखी हैं, सॉल्व करके दिखा रखी हैं, और आप वहां से जाकर के इसको आसानी से सीख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आपको ये सारे वीडियोस इन सारे टॉपिक्स पे मिल जाएंगे। इवन मैंने वहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस कराई हैं। अब ये क्या है, ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा है या इससे और भी जो होते हैं, ये सारे क्या टूल्स हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के। मतलब अगर हमें वहां पे वोल्टेज निकालना है या फिर करंट की वैल्यू निकालना है, तो हम आसानी से इन चीजों को अप्लाई करके इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज या करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म है। अगर हमें थ्योरी के फॉर्म में मतलब कुछ यहाँ पे अपना मैथ लगा करके या रूल्स लगा करके करंट की वैल्यू निकालना, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इनमें से किसी एक चीज को लगा करके। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं भाई, अमीटर है हमारे पास। अमीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजरमेंट करना, करंट की वैल्यू निकालना। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हो गए। जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दो तरीके कौन कौन से होते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि भाई हम ये फॉर्मूले लगा ले, ये नियम से लगा ले, और यहाँ पे डायरेक्ट करंट की वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका क्या है कि भाई हम यहाँ पे क्या लगा दें, अमीटर लगा दें, जो कि मैंने आपको अगले सर्किट में यहाँ पे दिखा रखा है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने करंट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए इसके साथ एक अमीटर लगाया है, और इसमें क्या किया है, अमीटर का कनेक्शन नहीं शो किया है, नहीं दिखाया है। तो भाई अमीटर जो रीडिंग देगा, और यहां पे जो रीडिंग या जो वैल्यू करंट की हम निकालेंगे, ठीक है, ये जो वैल्यू हम निकाल लें, इसी वैल्यू को हम लोग अमीटर की सहायता से भी माप सकते हैं। अब भाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसी चीज को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि दोनों वैल्यू क्या एक आएंगी या दोनों में अलग अलग होगा। और अगर आप कोई भी चीज माप रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। ये कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, एक्चुअल वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू। जब कभी भी कोई चीज, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग जो नियम्स पढ़े हैं, केवीएल केसीएल, इनको अप्लाई करके जब सर्किट को सॉल्व करते हैं, तो वहां पे जो वैल्यू निकल के आती है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। और जब हम उसको किसी चीज से मापते हैं, जैसे हम करंट की बात करें, तो करंट को मापते किससे, अमीटर की सहायता से, तो वहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी भाई, ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रू वैल्यू नहीं होगी, ये होगी हमारी मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो वैल्यू हमने मापी, मेजर्ड मान। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू क्या एक होंगी या अलग अलग होंगी? और वैसे क्या होना चाहिए भाई, एक ही होना चाहिए। भाई अगर मान लो हमें किसी भी कोई व्यक्ति है, उसका वजन नापना है तराजू की सहायता से, तो जो उसका वजन एक्चुअल है वही तराजू में आना चाहिए। अगर उसमें तो ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब क्या है, जो भी हम पैमाना यूज कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो भी रही है तो उसमें क्या होना चाहिए, जो एरर है, एरर मतलब त्रुटि है, वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक दूसरे के समीप होना चाहिए। मतलब दोनों में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, और यही क्या होगा, सही मेजरमेंट होगा। ठीक है, अब यही चीज को हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है या फिर बराबर नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीजन है। और यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग क्वेश्चन उसको याद करते हैं, फिर वोल्ट मीटर में वही चीज क्वेश्चन याद करते हैं, और वहां पे क्या कर देते हैं, इधर का उधर मिला देते हैं, और आपको एक अननेसेसरी वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है और आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जैसे मैंने बताया उसको अगर समझ लेंगे, तो आपको इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन कहीं एग्जाम में मिलता है तो आप 100% उसको सही करके आएंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सर्किट को हम दो तरीके से यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालेंगे। एक तरीका क्या है, जो हमने नियम पढ़े हैं
वो तरीका लगा के करंट की वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा तरीका क्या है भाई, अमीटर जो हमने लगाया वहां पे अमीटर लगाने से जो करंट की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी आएगी, क्या दोनों बराबर हैं या फिर दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे अब अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर कहें इसमें करंट आई है, भाई करंट क्या होती है, आई करंट होगी, प्लस से निकलेगी और माइनस में इंटर करेगी, बहुत बेसिक्स। तो यहाँ पे अगर हमें करंट आई की वैल्यू निकालना हो तो आई इक्वल टू क्या होगा, ओम्स ला लगा देंगे, V अपॉन R। ठीक है भाई, वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो सिंपल ओम्स ला लगा सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, डीसी सर्किट है तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, R की वैल्यू कितनी है 10, तो करंट कितनी आ गई 1.5 एम्पियर। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 एम्पियर। ये हमारी क्या एक्चुअल वैल्यू है, अभी मैंने आपको बताया ना एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू है। ठीक है, जो हमने जो नियम पढ़े हैं, ओम्स लॉ जो पढ़ा है उसको लगा करके यहाँ पे कैलकुलेट किया तो कितनी आ गई 1.5 एम्पियर, बहुत सिंपल 15/10 तो 1.5। अब हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये 1.5 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, लेकिन हमें इससे नहीं निकालना है, हमें क्या करना है यहाँ पे एक अमीटर लगाना है। और अमीटर क्या करता है भाई, अमीटर में बनी होती है स्केल, ये अमीटर होता है, यहाँ पे क्या होती है स्केल बनी होती है 0 1 2 3 4 और यहाँ पे लगा होता है पॉइंटर। तो मान लो एक अमीटर ये कनेक्टेड है जो कि हमने वहां पे आपको दिखा रखा है। तो इसमें जितनी करंट फ्लो करेगी और करंट हमें पता कितनी फ्लो करेगी 1.5 एम्पियर एक्चुअल, और ये यहाँ पे 1.5 एम्पियर यहाँ पे पॉइंटर दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ये 1.5 एम्पियर दिखेगा या कुछ और दिखेगा, इस चीज को अब हम लोग आसानी से यहाँ पे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा अमीटर की बात कर लेते हैं। तो अमीटर क्या होता है, कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और अमीटर को हमेशा क्या करते हैं भाई, करंट हमेशा सीरीज में क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो अमीटर का कनेक्शन हमेशा किसमें करते हैं, सीरीज में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अमीटर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अगर हमें करंट की वैल्यू मेजर करना है, निकालना है अमीटर की सहायता से, तो अमीटर का कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज में होगा। और वोल्ट मीटर कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जो करंट होती है वो सीरीज में क्या रहती है, सेम रहती है, और पैरेलल में क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो भाई हमें करंट निकालना है, तो ये वाली करंट निकालना है, तो ये करंट सेम रहेगी ना, तो यहाँ पे अमीटर को हम क्या लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि अमीटर जब बनाते हैं तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, भाई अमीटर जो बना होगा उसमें जो मटेरियल लगा होगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। भाई कोई भी चीज है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस रखा जाता है वो क्या रखा जाता है, मिनिमम, कम से कम। अभी इस चीज को हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अमीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब जो ये अमीटर यहाँ पे लगा हुआ है इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। आइडियल केस में 0 होना चाहिए और प्रैक्टिकल केस में क्या होना चाहिए, 0 के समीप, मतलब मिनिमम होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको याद करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या कारण है कि इसका जो आंतरिक रेजिस्टेंस है वो मिनिमम रखना पड़ेगा आपको। अगर मिनिमम नहीं रखते हैं तो वहां पे आपको दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट यहाँ पे निकालना है, तो मान लेते हैं इसका जो आंतरिक रेजिस्टेंस है क्या है, RM। क्या मान लेते हैं इसका आंतरिक रेजिस्टेंस RM। भाई मीटर है तो मीटर को कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा RM। अब RM की वैल्यू हम मान लेते हैं, कुछ वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं भाई इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 5 ओम। क्या है, 5 ओम। ऐसे हम मान लेते हैं कोई भी वैल्यू, चीजों को समझने के लिए हमने क्या मान लिया, 5 ओम। तो यहाँ पे जो इसका आंतरिक रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम। तो अब ये दोनों सीरीज में हो गए। जब सीरीज में हो गए तो हम लोग सर्किट कुछ ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे भाई ये अमीटर का रेजिस्टेंस है और ये हमारा जो हमने यहाँ पे सर्किट का वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट वही फॉर्मूला लगाएंगे V अपॉन R। तो V तो 15 ही है, लेकिन R दोनों सीरीज में है। देखो 10 और ये 5 कहाँ आ गया, 5 आ गया इसका रेजिस्टेंस, किसका, अमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अमीटर का रेजिस्टेंस जब 5 आ गया तो 10 और 5 कितना हो गया 15।
तो यहां पे करंट कितनी फ्लो करेगी, 1 एम्पियर। करंट कितनी फ्लो करेगी यहां पे, कितनी, 1 एम्पियर। कैसे, मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये 1 एम्पियर क्यों आया, 1 एम्पियर इसलिए आया अमीटर की रेजिस्टेंस की वजह से, अमीटर के आंतरिक प्रतिरोध की वजह से। अब देखो एक बहुत बेसिक सा फंडा है, अगर आप कोई भी चीज किसी भी सर्किट में मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से या किसी वैद्युत मापक यंत्र की सहायता से, अगर आप उस वैद्युत मापक यंत्र को यहां पे लगाते हैं, सर्किट के अंदर लगाते हैं, अगर आप वोल्टेज नाप रहे हैं तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, अगर आप अमीटर लगा रहे हैं तो मतलब करंट मेजर कर रहे होंगे, या कोई और क्वांटिटी जैसे कि पावर मेजर कर रहे हैं तो वाट मीटर लगाएंगे, या फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मीटर लगाएंगे। कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप किसी भी सर्किट के अंदर लगाते हैं तो जब उसको सर्किट में लगाया जाता है तो वो सर्किट को कम से कम डिस्टर्ब करना चाहिए। मतलब जो उसका जो एक्चुअल है, एक्चुअल ये है ना यहाँ पे। और जब हमने अमीटर यहाँ पे लगा दिया, अमीटर कैसे लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, तो अमीटर का कुछ नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो सर्किट की प्रॉपर्टी को, जो सर्किट की पुरानी प्रॉपर्टी थी, पुराने जो गुण थे, उसमें कम से कम छेड़खानी करे, मतलब उसको ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। अब देखो ये जो डिस्टर्ब मैं बोल रहा हूं ये क्या है, देखो इसने क्या कर दिया कि भाई इस रास्ते का प्रतिरोध कितना था, 10 था ना। अब इस अमीटर ने क्या कर दिया, रास्ते का प्रतिरोध कर दिया 15। तो भाई ये तो इसने पूरा छेड़ दिया, पूरा जो पाथ है उसका रेजिस्टेंस को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, और उसकी वजह से करंट कितनी हो गई, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू। ये क्या हो गई हमारी मेजर्ड वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूं कि एरर यहां पे कितना हुआ, एरर मतलब त्रुटि, तो त्रुटि क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। भाई एक्चुअल कितना है 1.5 एम्पियर, लेकिन अमीटर से जब हमने नापा तो कितना आया, 1 एम्पियर। तो आपसे कहें एरर कितना है, तो भाई दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 0.5 एम्पियर। अगर हम बात करें यहां पे परसेंटेज एरर की, परसेंटेज एरर, तो इसको कैसे निकालते हैं, 0.5 को एक्चुअल वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहां पे इसको और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 50/1.5। तो इसको आप लोग परसेंटेज में निकाल लेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगी, इसकी परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो एरर देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब 0.5 एम्पियर एरर, ये बहुत ज्यादा होती है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि अमीटर कैसा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर अमीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस कम क्यों रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो हम एक अमीटर यहाँ पे ऐसा मान लें, मैं इसको अभी हटा देता हूँ, परसेंटेज एरर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम सिंपल एरर की बात कर रहे हैं। तो 0.5 एम्पियर आ रही थी, जहां अमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम। ठीक है, अब लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एक दूसरा मीटर लगाते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम मान सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिया, आंतरिक प्रतिरोध को कम कर दिया। तो अब टोटल करंट आई, ये तो केस 1 हो गया, ये क्या हो गया, केस 1। केस 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ केस 2 में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 10+1, क्योंकि हमने अब ऐसा मीटर लगाया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो ये हो जाएगा 11 ओम। और यहां से अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या होगा, V/R, तो यहां से हो जाएगा 15/11, तो यहां से हो जाएगा 11 कम 11 4 बचेगा। ठीक है, 40 कर लेंगे तो 11 3 33, फिर 7 बचेगा तो 11 छक्का 66, तो आई थिंक इतना हो जाएगा, इतना एम्पियर, 1.36 एम्पियर। 1.36 एम्पियर कब आया, जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस कितना माना है, 1 ओम। तो यहां से हम लोग केस 2 में, ये तो केस 1 की एरर हो गई, ये केस 2 की एरर जब निकालेंगे, एरर कब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक्चुअल वैल्यू कितनी 1.5 और जो हमने दूसरी वैल्यू निकाली 1.36, तो यहां से बचेगा 4 और यहां बचेगा 0.14। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि एरर कितना कम हो गई, पहले 0.5 थी, अब कितना थी, 0.14। ठीक है, एरर काफी रिड्यूस हो गई। क्यों रिड्यूस हो गई, क्योंकि हमने ऐसा मीटर यहां पे सिलेक्ट किया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई आइडियल केस क्या होगा, आइडियल मतलब जहां पे एरर 0 हो। आइडियल क्या होता है भाई, आइडियल वो चीज होती है जहां पे एरर क्या हो, 0 हो। तो 0 कब होगी भाई, जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। भाई जब इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, 10 + 0 10, तो 10/15/10, तो सेम 1.5 आ जाएगी वैल्यू।
चाहे आप यहाँ पे करके देख लें। अगर इसको हम लोग 0 कर देंगे तो ये वाला सर्किट क्या बन जाएगा, सेम यही सर्किट बन जाएगा। जब यही सेम सर्किट बन जाएगा तो एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू वो दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आइडियल अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो आइडियल अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि आइडियल मतलब परफेक्ट मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। एरर तभी नहीं आएगी जब यहाँ का अमीटर जो लगा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या हो, 0 हो। आप आसानी से इस चीज को इन स्टेप से समझ सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती, कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकती है। क्या हो सकता है, आइडियल या परफेक्ट के समीप हो सकता है। तो आइडियल या परफेक्ट के समीप होने के लिए क्या होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल है, मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से 2 क्वेश्चन, आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है 0, प्रैक्टिकल अमीटर जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, या 0 के समीप होना चाहिए। तो यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहला तो क्वेश्चन क्या है कि अमीटर होता क्या है, अमीटर का यूज क्यों करते हैं। तो मैं इस चीज को जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, अमीटर का काम। तो अमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजरमेंट करना। दूसरा, अमीटर कनेक्शन कैसे किया जाता है, सीरीज में किया जाता है। तीसरा जो है कि आइडियल और प्रैक्टिकल अमीटर क्या होते हैं, आइडियल अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, प्रैक्टिकल अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 के समीप मतलब मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर मान लो गलती से आप अमीटर को क्या कर दो, पैरेलल में जोड़ दो, तो क्या होगा। भाई मान लो नहीं आता है हमें और हमने गलती से क्या कर दिया, अमीटर को क्या कर दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, अमीटर काम करेगा या नहीं काम करेगा या क्या होगा, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये हमारा ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जब हम इस चीज को अभी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इसका भी आंसर बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो मान लो ये एक सर्किट है और यहाँ पे एक वोल्टेज है और हमने क्या कर दिया, अमीटर को गलती से इसके पैरेलल में जोड़ दिया। कहां जोड़ दिया, इसके पैरेलल में, समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा है कि अमीटर आरएम, इसका जो आंतरिक रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मतलब 0 के समीप होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप यहां पे जोड़ोगे तो मैंने आपको बेसिक्स कई बार एक्सप्लेन कर रखा है कि करंट हमेशा क्या होती है, करंट हमेशा चलती है किधर, करंट जाएगी उधर जिधर का प्रतिरोध होगा कम, जिधर का प्रतिरोध क्या होगा, मिनिमम। तो ज्यादा करंट किधर जाएगी, जिस रास्ते का प्रतिरोध मिनिमम होगा। ये करंट का बेसिक रूल है, करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट में जाएंगे, बेसिक्स जो हमने पढ़ रखा है, तो वहां से अगर यहाँ पे अगर हमने अमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया है तो भाई यहाँ पे 2 रास्ते हो गए, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। ठीक है, तो इस रास्ते का प्रतिरोध मिनिमम है क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध क्या रखा था, मिनिमम, और इस रास्ते का प्रतिरोध क्या है, इससे ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं वही वाला एग्जांपल ले ले तो यहाँ पे क्या है, 10 ओम है और मान लीजिए एक प्रैक्टिकल अमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम से नीचे ही होगा, 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा करंट किधर चली जाएगी, अमीटर से चली जाएगी। और जब ज्यादा से ज्यादा करंट अमीटर से चली जाएगी तो अमीटर क्या हो सकता है, जल सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि अगर हम गलती से अमीटर को क्या करते हैं, पैरेलल में या समांतर क्रम में जोड़ दे तो क्या होगा, अमीटर हमारा वहां पे हाई करंट फ्लो होने की वजह से डैमेज हो सकता है या जल सकता है। तो आई थिंक जितने भी आपके डाउट रहे होंगे वो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और फ्यूचर में अगर इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहां पे उसको करके आएंगे, आप रटेंगे नहीं, चीजें समझेंगे। तो अगर आप चीजों को ऐसे ही समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको इलेक्ट्रिकल जो पूरा है ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा, चाहे फिर वो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे फिर इलेक्ट्रिकल मशीन का कॉन्सेप्ट हो, मशीन्स में चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, या फिर कोई और स्पेशल मशीन्स हो,
या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, अगर आप चीजों को ऐसी समझना चाहते हैं, समझ के जब चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा वो याद रहेंगी। आपको हर एग्जाम में हर बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल फील्ड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, सबका सेम होता है। इसलिए आप तैयारी ऐसी करो कि आपको हर एग्जाम की बार बार तैयारी ना करनी पड़े। मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि वो जैसे कोई फॉर्म आता है तो अलग अलग तैयारी बार बार करते हैं, वही चीज बार बार रिपीट करते हैं। तो भाई क्यों ना हम ऐसा पढ़ लें, क्योंकि टेक्निकल में चीजें चेंज नहीं होती हैं, चीजें हमें एक बार बेसिक से पढ़नी है। जब एक बार हम बेसिक से चीजें पढ़ लेंगे तो चीजें जब हम समझ लेंगे तो हमारा क्या होगा, हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।